मेरा नाम रुबीना है और मेरी शादी एक ऐसे शख्स से हुई थी जो सऊदी अरब में सालों से नौकरी कर रहा था और शादी के लिए वतन आया था। ये रिश्ता एक जानने वाली ने करवाया था और मेरा पति मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। मेरी शादी को हफ्ता भी नहीं गुजरा था और मेरे शौहर ने उसका सामान बांधने का कहा क्योंकि उसकी वापसी का वक्त आ गया था। उसे वापस सऊदी अरब जाना था और यह सुनकर मैं रोने लगी थी। अभी हमारी शादी को सिर्फ हफ्ता ही गुजरा था और अब वह जाने की बात कर रहे थे। मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी। हमने तो एक दूसरे को ठीक तरह से अभी तक जाना भी नहीं है। मैं अपनी जिंदगी अपने शौहर के साथ ही बिताना चाहती थी और मेरी बात सुनकर वह कहने लगा कि मजबूरी है मेरी, वहाँ नौकरी है मेरी और मैं ज्यादा अरसा यहाँ नहीं रुक सकता वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। वैसे तो वह 1 महीने की छुट्टी में आया था, लेकिन कंपनी ने अचानक छुट्टी कैंसिल कर दी और उसे वापस बुला लिया। यह सुनकर मेरी आंखें नम हो गई और मुझे गुस्सा भी आ रहा था। एक परदेसी से शादी करना बहुत ही मुश्किल काम है। इस बात का एहसास मुझे आज हो रहा था। मुझे सामान बांधने का कहकर शफी बाजार चले गए और कोई 10 किलो से भी ज्यादा फिटकरी खरीद कर लाए और कहने लगे कि इसे भी मेरे सामान में रख दो। इतनी सारी फिटकरी देखकर मैं हैरान हुई और मैंने कहा कि आप वहां जाकर इसका क्या करेंगे? यह तो बहुत सारी है और इससे तो आपके सामान का वजन भी बढ़ जाएगा और अलग से पैसे भरने पड़ेंगे। क्या वहां भी हमारे इलाके की तरह गंदा पानी आता है? मैंने अपनी समझ के हिसाब से बात की थी क्योंकि मेरी अम्मा हमेशा ही पानी के कूलर में फिटकरी घुमाकर निकाला करती थी और पानी बिल्कुल साफ हो जाया करता था। मेरी बात सुनकर शफी हंस पड़े और कहने लगे, यह तो हमारे इलाकों में पानी साफ करने के लिए की जाती है, लेकिन वहाँ तो एकदम साफ पानी होता है। सऊदी की औरतें इसका कुछ और ही इस्तेमाल करते हैं। वहाँ इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। सऊदी की औरतें इस फिटकरी को खरीदने के लिए तड़पती है। तकरीबन सभी घरों में यह वहाँ मौजूद होती है। मैं जब भी जाता हूँ वापसी में फिटकरी जरूर लेकर जाता हूँ। सफी की बातें सुनकर मैं हैरान थी क्योंकि हमारे यहाँ तो हर एक दुकान पर फिटकरी आसानी से मिल जाती है, लेकिन इस वक्त मसला मेरे लिए फिटकरी का नहीं बल्कि सभी से मेरी जुदाई थी। मैंने उनके सामान में फिटकरी रख दी थी और रोते हुए उनसे कहा, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वह मुझे भी अपने पास बुला ले। मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अभी तो हम दोनों ने अपनी खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत ही की थी और इतनी जल्दी जुदाई का वक्त भी आ गया था। शौहर के बिना ससुराल में रहने का सोचकर भी मुझे परेशानी हो रही थी। मुझे इस तरह रोता हुआ देखकर वह कहने लगे, ज्यादा परेशान मत हो, वहां जाकर मैं तुम्हें बुलाने का इंतजाम कर दूंगा। मैं जानती थी कि ये सब झूठे बहाने हैं, लेकिन सिवाय आंसू बहाने की मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरी सास ने तो मेरे आंसुओं को भी ड्रामेबाज का करार दे दिया था। उनका कहना था कि वह भी तो सालों से अपने बेटे की जुदाई को सहन कर रही है। खैर शफी मुझे छोड़कर चले गए और जब भी उनका फोन आता मैं रोने लगती। उनकी माँ फोन पर भी मेरी ढेरों बुराइयां करती। वह इन सब बातों से तंग आ गए और फिर उन्होंने मुझे एक दिन बताया कि वो मुझे अपने पास सऊदी अरब बुला रहे हैं। वह सारी कार्यवाही कर चुके हैं और उन्होंने मुझे कागजात भी भेज दिए थे। यह सुनकर जहां मैं खुश हुई वहीं मेरी सास का रंग बदल गया, लेकिन मैंने उन्हें नजरअंदाज करके जल्दी जल्दी जाने की तैयारी कर ली। मैंने सभी से पूछा कि क्या आपके लिए भी कुछ सामान लेकर आऊं। शफी ने मुझे अपने साथ 15 किलो फिटकरी लाने को कहा। यह सुनकर मैं हैरान हुई कि अभी कुछ दिन पहले ही तो वह 10 किलो फिटकरी लेकर गए थे। 15 किलो फिटकरी तो बहुत ज्यादा होती है। मेरा अपना सामान भी अच्छा खासा था और ऊपर से 15 किलो फिटकरी और रखने की वजह से मुझे ज्यादा वजन ले जाने से और ज्यादा पैसे चुकाने पड़े और मैं सोचने लगी कि पता नहीं इतनी सारी फिटकरी का यह सऊदी की औरतें करती क्या है। मेरे लिए इतना भारी सामान संभालना मुश्किल हो रहा था। मैं कुछ ही घंटों के सफर के बाद अपने शौहर के पास सऊदी अरब पहुंच गई। एयरपोर्ट पर शफी को देखकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, लेकिन मेरे शौहर ने मुझसे पहला सवाल यही पूछा
कि फिटकरी लेकर आई हो ना। उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल टूट गया कि उनको मेरे से ज्यादा फिटकरी की पड़ी है, जबकि मैं उस मिलन के लिए बड़ी बेताब थी। मैंने खामोशी से फिटकरी निकालकर उन्हें दे दी। मुझसे फिटकरी लेकर वे ना जाने किसको दे आए थे। वापसी पर उनके पास काफी ज्यादा पैसे थे। वापस आकर वे मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत से पेश आए। मुझे उस बारे में सवाल पूछने का मौका ही नहीं मिला और ना ही याद रहा कि वह फिटकरी किसे और क्यों देकर आए हैं। सफी की गुर्बत में मैं सब कुछ भूल गई। सच कहूँ तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि सभी ने मुझे अपने पास बुला लिया। आने वाला 1 महीना मैंने अपने शोहर के साथ बहुत अच्छा गुजारा, लेकिन इसके बाद वह बोले कि अब मुझे तुम्हें यहाँ रखना बहुत मुश्किल हो रहा है, बेहतर यही होगा कि तुम वापस लौट जाओ। सभी की बातें सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मैंने गुस्से में कहा कि आप यह कैसी बातें कर रहे हैं, आपके बगैर मेरी वहाँ क्या जिंदगी है। मैं अपने रिश्तेदारों को कह आई हूँ कि अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, वैसे भी अब मैं वहाँ जाकर क्या करूंगी। वह कहने लगे कि अब यहाँ बहुत खर्चा हो गया है, घर भेजने के लिए पैसे नहीं बच रहे, उन्हें अपनी माँ बहनों का खर्चा भी उठाना है। अम्मा पैसा भेजने के लिए प्रेशर बना रही है, तुम्हारे यहाँ होने से मेरे सारे पैसे तुम पर ही खर्च हो रहे हैं। मैंने नाराजगी से कहा कि यदि यही बात है तो मैं यहीं पर नौकरी कर लूंगी, मैं अपना खर्चा खुद उठा लूंगी, लेकिन मैं अब वापस नहीं जाऊंगी, मैं अकेले वहाँ जिंदगी नहीं गुजार सकती। मेरी बात सुनकर सफी हंस पड़े और बोले कि तुम्हें भला क्या काम आता है, तुम क्या नौकरी करोगी। बहुत सोचने के बाद मैंने सफी से कह दिया कि मुझे लोगों के घरों का काम ही क्यों ना करना पड़े, मैं कर लूंगी, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगी। शफी को मेरी बात मजाक लगी थी, लेकिन मैंने इर्द गिर्द के फ्लैट वालों को कहा करो कुछ। अरबी औरतों के घरों में काम तलाश कर लिया था। उस 1 महीने में मेरे काफी लोगों से जान पहचान हो गई थी, क्योंकि हम जिस जगह पर रहते थे वहाँ हमारे एरिया की औरतें रहती थी और उस वक्त मेरी जान पहचान मेरे काम आई थी। 2 अरबी औरतों ने मुझे अपने घर में खाना पकाने के लिए रख लिया। मेरी जान पहचान वाली फैमिली ने मुझे बताया कि अरबी लोग हमारे हाथों का खाना काफी पसंद करते हैं। 2 घरों में एक साथ काम मिलने पर मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मुझे सिर्फ खाने पकाने के ही काफी अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, जिससे मैं आसानी से अपने शोहर के साथ रह सकती थी। शादी से पहले मैंने बहुत सारे कुकिंग कोर्स भी किए थे, जिसमें अरबी खाना पकाना भी मैंने सीखा था। यही बात मेरे काम आने वाली थी। रात को जब मेरे शौहर सफी घर लौटे तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे 2 अरबी औरतों ने मुझे खाना पकाने के लिए रख लिया है। तो मेरी बात सुनकर भी हैरान हो गए और कहने लगे कि तुमने तो सच में ही काम ढूंढ लिया है, लेकिन मैं तुम्हें दूसरों के घर जाकर काम करने की इजाजत नहीं दे सकता। सफी ने मेरी सारी खुशी खाक में मिला दी, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। मेरी आंखें नम हो गई और मुझे देखकर शफी का दिल पिघल गया और वह भी मेरे बगैर नहीं रहना चाहता था। मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरी सास मुझे वापस बुलाने के लिए मेरे शौहर पर दबाव डाल रही थी, इसलिए वह मजबूरन मुझे वापस भेज रहे हैं। मैंने जानबूझकर इतना रोना धोना शुरू कर दिया कि सफी ने मुझे काम करने की इजाजत दे दी। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि अब मैं हमेशा यहाँ रह सकती थी। मैंने खुशी में सभी के गले में हाथ डाला और अपनी मोहब्बत का इजहार किया। अगले दिन शफी दफ्तर जाते समय कह गए कि अगर तुम्हें काम समझ आए तो ही करना, वरना पहले ही दिन वापस आ जाना। मैंने ठीक है कहकर उन्हें अलविदा किया और उनके जाते ही घर के सारे काम निपटाए और फिर मेरी पड़ोसन मुझे उन अरबी औरतों के घर ले गई। घर क्या था, आलीशान महल थे। मैं तो देखकर हैरान ही रह गई। दोनों ही अरबी औरतें बहुत ही अच्छी थी। उन्हें हिंदी समझ नहीं आती थी। उन्हें हिंदी समझ आती थी, लेकिन बोलनी नहीं आती थी। उन्होंने मुझे इशारे से समझा दिया कि मैं उन्हें किस तरह का खाना पका कर दूं। पहले ही दिन मैंने बावर्ची खाने में एक अजीब बात देखी कि एक बहुत बड़े डिब्बे में ढेर सारी फिटकरी के टुकड़े पड़े हुए थे। उसे देखते ही मुझे याद आ गया कि मैं और मेरे शौहर अपने देश से इतनी सारी फिटकरी लेकर आए थे। पता नहीं मेरे शौहर ने उसके साथ क्या किया था।
यह अरबी औरतें आखिर इस फिटकरी का करती क्या है? लेकिन यह सवाल मैं किससे पूछती, क्योंकि इस घर में जितने भी लोग थे वह सभी अरबी लोग थे। यहाँ इंग्लिश भी किसी को नहीं आती थी और सभी पहले ही बता चुके थे कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता कि अरबी औरतें इसका क्या करती हैं। मैंने यहाँ 2 घंटे में खाना तैयार कर दिया और मैं अब दूसरी अरबी औरत के घर चली गई। यहाँ भी मैंने बिल्कुल वही चीज देखी। इसके बावर्ची खाने में तो पहले वाली से भी ज्यादा फिटकरी थी। अब तो मेरे अंदर और भी ज्यादा उत्तेजना पैदा हो गई कि आखिर यह माजरा क्या है। अपने देश में तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था। मुझे खाना पकाते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरी दूसरी अरबी मालकिन बावर्ची खाने में आई और उसने फिटकरी का एक टुकड़ा निकाला और उसे तेल में भिगोकर एक कोने में ढक कर रख दिया। पता नहीं उसने कौन सा तेल मिलाया, मुझे नहीं पता चल सका, क्योंकि उसका अंदाज को छिपाने सा वाला था, जैसे वह नहीं चाहती हो कि मैं उसकी तरफ देखूं। इस बात पर तो मैं और भी हैरान हुई थी। खैर, मेरा पहला दिन था और बहुत ही अच्छा गुजरा था और मैं 5 घंटे में दोनों घरों का खाना पकाकर फारिग हो गई थी और शफी के घर लौटने से पहले ही घर लौट आई थी। खाना पकाने का शौक मुझे पहले से ही बहुत था, इसलिए मुझे यह काम बिल्कुल भी भारी महसूस नहीं हुआ था। शाम को जब शफी घर आए तो उन्होंने मुझसे ढेरों सवालात पूछे और मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया कि काम बहुत अच्छा है और मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है। चाहे तो मेरी सारी तनख्वाह अपने घर भेज सकते हैं। मेरी बात पर शफी ही मुस्कुरा दिए और वे जानते थे कि यह सब मैं उनके साथ रहने के लिए कर रही हूँ। शफी रात के खाने के बाद मुझे बाहर घुमाने के लिए ले गए। यह पहली बार हुआ था कि मैं इतनी सुकून से उनके साथ पहली बार बाहर निकली थी, वरना अब तक मेरी सोच पर यही तलवार लटकी थी कि शफी मुझे वापस भिजवा देंगे। शफी मुझे अपने साथ एक बड़े मॉल में लेकर गए। उस रंगीन दुनिया में पहुंचकर मैं खोसी गई। मॉल में बड़ी बड़ी सोने की दुकानें थी और यहाँ तो हर औरत ही ढेर सारा सोना पहने हुए थी। मैंने कभी किसी औरत को खुलेआम इतना सोना पहने हुए नहीं देखा था। मैंने अब तक यही समझा था कि सऊदी अरब में शहरों के अलावा और कुछ नहीं होता, लेकिन यह तो बहुत ज्यादा तरक्की कर गया था और आज पहली बार मैं यह सब देख रही थी। शफी मुझे कुछ खरीदारी करवा रहे थे कि उन्हें ऑफिस का एक दोस्त मिल गया और उनके साथ उनकी बीवी भी थी। वह हमारे साथ बहुत ही अच्छे से मिले और उन्होंने अगले ही दिन हमें खाने पर बुला लिया। मैं इस दावत के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी, क्योंकि मैं पहली बार यहाँ आकर किसी के घर पर दावत पर जा रही थी। अगले दिन मैंने दोनों अरबी औरतों के घर पर खाना पकाया और वापस आकर जल्दी जल्दी तैयार होने लगी, क्योंकि सफी कह कर गए थे कि वह जल्दी काम से लौट आएंगे और फिर दावत पर चलेंगे। सफी के आते ही हम दोनों एक साथ दावत पर उसके दोस्त के यहाँ गए। उनके दोस्त और उनकी बीवी ने हमारा बड़े ही जोरदार से हमारा स्वागत किया। उनका एक छोटा सा प्यारा सा बेटा था, जिसको देखकर ही मुझे उस पर प्यार आ गया था। सफी के दोस्त की बीवी बावर्ची खाने में काम कर रही थी। मैं भी उसी के पास जाकर खड़ी हो गई। मुझे देखकर वह मुस्कुराकर बोली कि भाभी आप बैठ जाएं, मैं बस खाना तैयार करके ही आती हूँ। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए उसकी मदद करने लगी, लेकिन उसी वक्त मेरी नजर एक कोने में रखी कोई फिटकरी की थैली पर पड़ गई। एक दफा फिर मेरे दिल में यह ख्याल उठ गया था कि आखिर यह अरबी औरतें इसका करती क्या है। मैंने सोचा कि मैं इस फिटकरी का राज इनसे पूछ लेती हूँ, मगर आइला से पूछते हुए मुझे जीजा कभी महसूस हो रही थी, क्योंकि अरबी मालकिन ने बहुत छुपाने के अंदाज में फिटकरी को तेल में डाला था। पता नहीं इन सब के पीछे कौन सी बात हो सकती थी। आइला का ध्यान खाना पकाने के तरफ था, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने उसी से पूछ लिया कि फिटकरी यहाँ क्या और क्यों रखी गई है और इतनी सारी फिटकरी का क्या करेंगी मेरी बात सुनकर आइला के चेहरे का रंग बदल गया और उसने जल्दी से फिटकरी की थैली को उठाकर अंदर दराज में रख दी। उसका अंदाज बहुत ही अजीब था। मेरी बात का जवाब देने की बजाय वह खाना लगाने लगी, तो मैं भी खामोश हो गई, क्योंकि दोबारा पूछना अच्छी बात नहीं थी। आइला ने बहुत ही मजेदार खाना बनाया था
और दावत भी बहुत अच्छी रही थी। हम उन लोगों से इजाजत लेकर वापस घर लौट आए थे। सारा रास्ता मेरे ज़हन में फिटकरी ही चलती रही थी। शफी ने मेरा गुमसुम का अंदाज देखा तो पूछने लगे कि तुम्हें क्या हुआ है। मैंने शफी को सारी बात बता दी कि किस तरह मैंने दोनों अरबी मालकिनों के घरों में फिटकरी के बड़े डिब्बे देखे थे और आजा इलाके बावर्ची खाने में भी बहुत सारी फिटकरी मौजूद थीं। आखिर यह अरबी औरतें करती क्या है? मेरी बात सुनकर शफी हंस पड़े और कहने लगे कि तुम औरतें भी ना छोटी छोटी बातों पर उलझ जाती हो। चलो मैं ही पता करके बताता हूँ कि इसके पीछे क्या राज है। दिन तेजी से गुजर रहे थे। मेरा काम बहुत अच्छी तरह से जम गया था। मुझे उन अरबी औरतों के घर में खाना बनाने की आदत सी हो गई थी। मेरे माँ बाप अक्सर मुझे फोन करते थे। जब से मैं सफी के साथ आई थी मेरी अम्मा को सुकून आ गया था। मैंने अपनी अम्मा से कई दफा फिटकरी के बारे में पूछा, लेकिन अम्मा को भी ज्यादा कुछ मालूम नहीं था कि फिटकरी को तेल में मिलाकर क्या किया जा सकता था। मैं सऊदी अरब आकर पूरी तरह सेटल हो चुकी थी। अब मुझे अपने देश जाने की भी फिक्र नहीं थी। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था। मेरी दोनों अरबी मालकिन मेरा बहुत ख्याल रखती थी। खाना भी बहुत ज्यादा पकाना नहीं होता था। कुछ दिन गुजरे तो एक दिन शफी दफ्तर से लौटे तो मेरा हाथ पकड़कर बैठ गए और कहने लगे, आज मैं तुम्हारी परेशानी खत्म कर ही देता हूँ। फिटकरी का राज बताता हूँ, लेकिन अरबी औरतें यह नहीं चाहती कि यह राज किसी को पता चले, क्योंकि फिटकरी का यह इस्तेमाल उनके बुजुर्गों से चलता आ रहा है और वह उसे अपने तक ही सीमित रखना चाहती हैं। इसीलिए आइला भाभी ने भी तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बताया। सफी की बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि आखिर इस फिटकरी से ऐसा भी क्या किया जा सकता है जो इस कदर छुपाने लायक है। शफी कहने लगे कि हर इलाके के अपने रस्मों रीति रिवाज होते हैं और इसी तरह हर इलाके के टोटके और इलाज होते हैं। तुम भी जब से आई हो तुमने भी देखा है, यहाँ ऐसी बहुत सी चीजें होती है जो हमारे देश में नहीं होती और जो चीजें हमारे देश में होती हैं वह यहाँ नहीं होती। और इसी तरह जो इस्तेमाल फिटकरी का हमारे देश में किया जाता है वह बिल्कुल ही अलग है, जबकि अरबी औरतें इससे बिल्कुल अलग तरह का फायदा हासिल करते हैं जो हैरान कर देने वाला है। अगर हमारे देश में भी इस तरह के फायदे का पता लग जाए तो वहाँ भी फिटकरी के ढेर लग जाएंगे। मैं सफी तरफ घूर कर देखा कि अब बता भी दे और कितनी पहेलियां बुझाएंगे। मेरी बात सुनकर सफी ने मुझे एक ऐसा राज बताया जिसे सुनकर मैं दंग रह गई। अपनी 22 साल की जिंदगी में मैंने फिटकरी के इस्तेमाल के बारे में नहीं सुना था। मैंने हैरानी से सभी से पूछा कि क्या आप सच कह रहे हैं? सभी कहने लगे कि हाँ बिल्कुल, यह बात मैं अपने एक अरबी दोस्त से पूछ कर आया हूँ और उसने मुझे यह सारी बात बताई है। मेरा यह अरबी दोस्त वही है जिसके लिए मैं फिटकरी लेकर आता हूँ और महंगे दामों पर उसे देता हूँ। मेरे शौहर शफी ने मुझे बताया कि अरबी औरतें किसी खास किस्म का तेल तैयार करते हैं जो उन्होंने अपने बड़े बूढ़ों से तैयार करना सीखा है। नारियल के तेल में कुछ और मिलाकर यह तेल तैयार किया जाता है। इस तेल को तकरीबन 2 महीने रखकर तैयार किया जाता है, तो फिर उसमें फिटकरी मिलाकर उसे 2-3 दिन तक रख दिया जाता है और उसके बाद रोज रात को इस तेल वाली फिटकरी को पीसकर इस्तेमाल किया जाता है। अरबी औरतें रोज रात को अपने पेट और नाक पर लगाते हैं और उनका मानना है कि ऐसा करने से उनके यहाँ औलाद बेटा ही पैदा होगा। और सुना है कि वाकई जो औरतें फिटकरी का इस्तेमाल करती हैं उनके यहाँ लड़के ही पैदा होते हैं। यह बात मेरे लिए अनोखी थी और वाकई शफी ने ठीक कहा था। अगर यह बात हमारे देश में पता लग जाए तो फिटकरी के घरों में ढेर लग जाएंगे। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अरबी औरत इस बात को इतना छुपा क्यों रही थी। मेरी बात सुनकर शफी भी कहने लगे कि औरतों के अपने अलग अलग टोटके होते हैं और ज्यादातर औरतें बताना भी नहीं चाहती हैं कि वह औलाद लड़का पैदा करने के लिए टोटके कर रही हैं। खासकर अरबी औरतें। शफी की बात सुनकर मैंने अफसोस भरे लहजे में कहा कि मेरे पास तो फिटकरी नहीं है और ना ही मेरे पास तेल बनाने का नुस्खा है। मेरी बात सुनकर सभी हंस पड़े और कहने लगे कि मुझे सिर्फ औलाद की ख्वाहिश है, चाहे वह बेटा हो या बेटी। सभी की सोच जानकर मुझे बहुत खुशी हुई
कि उसे दूसरे मर्दों की तरह सिर्फ लड़का नहीं चाहिए। मैं जिन 2 घरों में काम कर रही थी, मेरी दोनों मालकिन ही प्रेग्नेंट हो गई थी। मैं दोनों का अच्छे से ख्याल रखने लगी थी। हैरत की बात तो यह थी कि उन दोनों के यहाँ ही लड़कों की पैदाइश हुई। शायद उनका बनाया हुआ तेल वाकई ही काम आया। कुछ ही दिनों में खुदा ने मुझे भी खुशियाँ दे दी थी। मैं भी प्रेग्नेंट हो गई। मैंने ऐसा कोई तेल इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन फिर भी खुदा ने मेरी झोली में लड़का डाल दिया। बेटा या बेटी यह सब खुदा के हाथ में है, लेकिन हम इंसान हमेशा अपने टोटके का प्रयोग करते हैं। अरबी औरतें भी ऐसा ही कर रही थी। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा।